गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से उनकी दादी दिखती थी और किस प्रकार से उनका व्यवहार था, और साथ ही साथ वो स्कूल में जब अपना न्यू इंग्लिश मीडियम में गए तो उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रह गया था, स्कूल में क्या क्या पढ़ाइयाँ हो रही थी। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि जब अपना स्कूल के एजुकेशन के बाद से जब वो आगे बढ़े तो उनके सामने क्या हुआ। सो हियर वी स्टार्ट। व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी आई वाज गिवन अ रूम ऑफ माय ओन। तो क्या बोल रहा जा रहा है कि जब वो यूनिवर्सिटी गए तो उनको खुद का अपना उनको रूम दिया गया, एक अलग से रूम, यानी कि उनके घर छोड़ करके उनको अलग से एक रूम में रहना पड़ रहा था, इन अ हॉस्टल। नाउ आगे सुनो। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। माय ग्रैंडमदर एक्सेप्टेड हर सेपरेशन विद रेजिग्नेशन। शी रेयरली लिफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन. From sunrise to sunset, she sat by her wheel, praying and reciting prayers. Only in the afternoon, she relaxed for a while to feed the sparrows. While she sat in the veranda, breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to be happiest half hour of the day for her. तो देखिए बेटा क्या बोल रहा है, जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब जाना पड़ा तो उनको खुद का एक अलग से रूम उनको दिया गया, एक हॉस्टल में जो उनका खुद का था। इसी दौरान क्या हुआ, एक कॉमन लिंक, दैट मीन्स जिस रूम में उनकी दादी और वो रहा करते थे, अब वो कॉमन लिंक जो था, वो कॉमन लिंक उनका जो दोस्ती का था वो अब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो अब अलग रहने लगे थे, जिसकी वजह से क्या वो कॉमन लिंक जिस रूम में वो रहते थे वो रूम अब लिंक टूट जाने की वजह से क्या हुआ, उनका दोस्ती स्नैप हो गया। स्नैप मीन्स एक झटके से टूट जाना। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो दोस्ती थी, ये दोस्ती उनके हॉस्टल में एक अलग से रूम लेने की वजह से क्या हो गया, जो कॉमन लिंक जो रूम था उनका वो एक झटके में टूट गया। और उनकी दादी ने इन सब चीज को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट किस तरह से कर लिया, सेपरेशन मतलब शांति से, और रेजिग्नेशन मतलब मनाही, मतलब बहुत मना उनका दिल कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत शांति से इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या हुआ, वो बहुत मुश्किल से किसी से बात किया करती थी, और नतीजा क्या हुआ, उन्होंने खुद को व्यस्त करने के लिए एक नया समय निकाल लिया। क्या कर लिया, एक स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील का मतलब होता है बेटा चरखा। चरखा को जानते हैं, जिसे सूत काटा जाता है। तो वो स्पिनिंग व्हील को वो सूत काटने लगी, और उस सूत काटने के दौरान वो किसी से भी बात नहीं करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सुबह होते एकदम भोर होते ही और शाम के होते तक वो लगातार क्या करती थी, उस चरखे पर बैठ करके हमेशा धागे काटती थी और प्रेयर को यानी कि प्रार्थना को जपा करती थी। और वरांडा में बैठ करके बस केवल सिर्फ दोपहर के समय में वो उठा करती थी कुछ खाने पीने के लिए, और उसी समय वो रिलैक्स हुआ करती थी। और उस समय क्या करती थी कि जितने स्पैरो होते थे उसको खाना खिलाया करती थी, और वरांडा में बैठ करके वह क्या करती थी कि रोटी के छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़े तोड़ करके वो चिड़ियों को खिलाया करती थी। और इस दौरान क्या होता था, वेजिटेबल मतलब बहुत शोर शराबा, बेडलाम मतलब की कंफ्यूजन, और चर्पिंग मतलब चिड़ियों का चहचहाहट। तो क्या बोला जा रहा है, उस समय क्या होता था कि बहुत ज्यादा इतना चिड़िया लोगों का हंड्रेड्स ऑफ यानी कि सैकड़ों सैकड़ों चिड़िया जो थी वहाँ पर इकट्ठा होकर के बैठ जाते थे, और बहुत ज्यादा मात्रा में बैठ करके वहाँ पर चहचहाहट से बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। कुछ चिड़िया ऐसे भी होते थे जो कि बैठ करके उनके पैरों पर बैठ जाया करते थे, कुछ कंधे पर बैठ जाया करते थे, और कुछ ऐसे भी थे कि जो उनके सिर पर बैठ जाया करते थे, लेकिन वो उनका बुरा नहीं मानती थी और वो मुस्कुरा के बस केवल रह जाती थी। और इतना वो नहीं करती थी कि शू मतलब क्या, शू शू करके भगा देना, इसे कहते शू शू इसी करके भगाना। तो वही पर जाकर उसे मुस्कुरा कर देती थी, और कभी भी शू करके भी उनको नहीं भगाई। ठीक है बेटा।
और ये समय जो 1.5 घंटा का होता था, ये उनकी जिंदगी का सबसे खुशी देने वाला वक्त हुआ करता था। आगे देखते हैं क्या हुआ बेटा। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, no one could never tell. But my grandmother could. She was not even sentimental. She came to live at the railway station, but did not talk or show any emotion. Her lips moved in prayer. Her mind was lost in prayers. Her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently, she kissed my forehead, and when I left, I cherished the moist imprints, her perhaps the last sign of physical contact between us. देखो क्या बोला बेटा। उसके बाद से फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने विदेश जाने की सोचा। अब्रॉड मतलब विदेश जाना, फॉरेन जाना। ठीक है बेटा लोग। ये क्या बोला जा रहा है कि वो उस समय ये जब उनको लगा कि उनको आगे जब पढ़ने जाने के लिए विदेश जाना होगा, तो वो पूरा पक्का थे, वो श्योर थे कि ये न्यूज सुनकर के उनकी दादी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएंगे। और उनको 5 साल के लिए जाना था, तो वो सोच रहे इस बात को कि यदि मैं 5 साल के लिए जाता हूँ तो कोई भी इस उम्र के पड़ाव पर, मतलब क्या उनकी दादी के इस उम्र के पड़ाव पर कोई भी ये बात नहीं कर सकता। क्या बात नहीं कर सकता कि वो 5 साल बाद वापस लौटेंगे तो क्या अपनी दादी को जिंदा भी देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोगों को पहले अच्छी तरह से पता है क्योंकि दादी बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए उनको चिंता था कि इस उम्र के पड़ाव में आकर के क्या पता वो वास्तव में जिंदा रह पाएंगे कि नहीं। आगे सुनते हैं कि क्या बोल रहा है। बट माई ग्रैंड मदर गुड, यानी कि शायद उनकी दादी को पता था कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं, इसीलिए वो बिल्कुल जरा से भी सेंटिमेंटल मतलब इमोशनल, तो वो जरा से भी इमोशनल नहीं थे। फिर क्या हुआ, वह उनको छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आई थी, लेकिन जरा सा भी अपना इमोशन नहीं दिखाई और न ही कोई भी बात कर रही थी। उनका लिप्स अभी भी बस केवल प्रेयर किया जा रहा था और उनका दिमाग प्रेयर में पूरी से खोया हुआ था और उंगलियां जो थी अभी भी उस जपमाला को जपने में बिजी था। इसी दौरान क्या हुआ, जब वो जाने लगे तो वो क्या कि उनके फोरहेड पर यानी ललाट पर उनकी दादी ने किस किया। उनको डर लगा, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश हुए तो सही, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, तो ध्यान से बेटा यहाँ बोल रहा है मॉइस्ट इम्प्रिंट, मतलब गीला दाग, यानी जो उन्होंने पप्पू दिया था उसके गीला लाट पड़ गया था उनके ललाट पे, इसीलिए बोले कि वो उस निशान को, गीले निशान को पाकर के बहुत खुश थे, लेकिन शायद उनको इस बात का बहुत ज्यादा डर था परहैप्स क्या कहीं ये लास्ट साइन ना हो उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाए रखने का, उनके आपस के फिजिकल कांटेक्ट को बनाए रखने का। आगे क्या बोला जाएगा बेटा, बट दैट वाज नॉट सो। आफ्टर द 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with the sparrows whom she fed longer and with frivolous rebukes. Frivolous rebukes का मतलब बताता हूँ बेटा, मेरे ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 साल बाद में जब वापस अपने घर पे आया तो उस समय वो मेरे को स्टेशन पे लेने आई थी और वो जरा भी उस समय से ज्यादा बूढ़ा नहीं दिखाई दे रही थी। मतलब वो तो पहले बूढ़ा थी ही और इतने बुढ़ापा आने पर भी उनको नहीं लग रहा था कि इससे भी ज्यादा कहीं बूढ़ी हो सकती है, इसलिए बोला जा रहा है कि उससे ज्यादा कहीं बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। फिर क्या बोल रहा है, उनके पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन हाँ उन्होंने मुझे क्या किया कि बहुत जबरदस्त ढंग से मुझे उन्होंने जकड़ लिया अपने हाथ में और इतने जोर से जकड़ा कि उनको अपने पास जब लेकर आई तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि वो अभी भी जब जोर से जकड़े हुई थी तो क्या हुआ, उसी समय उनको अभी भी सुनाई दे रहा था कि मुंह से प्रेयर को बोले जा रही थी। यहाँ तक कि पहली बार जब वो इस समय जब आए थे तो उन्होंने देखा कि जब वो स्पैरो को खिला रही हैं तो अभी भी बहुत लंबे समय से खिला रही थी और वही उनका सबसे खुशी वाला क्षण था और वो
हल्का फूल लगा, फ्यूरियस मतलब हल्का फुल्का, लाइटली, रिब्यूक मतलब डांटना, वो अभी भी उनको हल्का फुल्का डांट करके भगा रहे थे और फिर भी वो खिलाए जाते थे, और ये उनका उस समय का सबसे बहुत ही खुशनुमा मौका था। आगे क्या बोला जा रहा है बेटा? In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighbor, got an old drum, and started to sing. For several hours, she thumped the shaking strings of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warriors. We had to persuade her to stop to avoid overstanding. That was the first time since I had known her that she did not pray. देखो बेटा ध्यान से क्या बोला जा रहा है। उस शाम के दिन क्या हुआ था, जब वो आए थे जिस दिन, पहली बार उन्होंने उनके जीवन में एक चेंज को देखा था, एक बदलाव को देखा था। उस दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रे नहीं किया था, और उन्होंने क्या किया कि जितने नेबरहुड के आस पड़ोस के जितने सारे औरतें थी, वुमेन थी, उस विभिन्न लोगों को उन्होंने अपने घर पर बुलाया और साथ में एक पुराना ढोलक, ड्रम मीन्स ढोलक को लेते हैं, और उन्होंने क्या किया, गाना गाना शुरू कर दिया। और काफी घंटों तक उन्होंने क्या किया, शैगिंग, शैगिंग मतलब बजाना, शैगिंग मतलब कि फटा पुराना, तो फटा पुराना उस चमड़े का बना हुआ जो फटा पुराना जो चल रहा था उसको शैक करके हिला रहे थे, और ढीला प्लेट मतलब एकदम चिथड़ा उधड़ा हुआ जो ड्रम था उसको फटा पुराना उस जो ढोलक था उसको बजाए जा रही थी। और वो किसके बारे में गा रहे थे? घर आए हुए योद्धाओं के बारे में गीत गा गा करके वो गाना गा रही थी। उसके बाद क्या उन लोगों ने क्या, उनकी दादी के परिवार वालों ने कई बार उनको परसुएट किया, मनाया, गाना गाने से रोका। ओवरस्टिंग मतलब क्या, लगातार कंटिन्यूअसली जो गाना गा रहा था उसको वो गा रही थी, उसको बहुत ही ज्यादा गा रही थी, ओवर हो गया था और रोक रही थी। रोका गया, क्यों रोका गया? क्योंकि ज्यादा गाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगी, बूढ़ी हो गई थी ना, इसीलिए। और इस समय पहली बार ऐसा समय था जो उन्होंने देखा कि वो उस समय कोई प्रार्थना नहीं की। फिर क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनो। The next morning she was taken ill. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. But my grandmother thought differently. She told us that her end was near. She said that since only a few hours before the close of last chapter of her life she had admitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तो देखो बेटा क्या बोला जा रहा है, अगले सुबह के दिन क्या वो बीमार पड़ गई, उनको हल्का फुल्का बुखार था और डॉक्टर ने ये कहा दिया था कि बुखार चला जाएगा। लेकिन इनकी दादी का सोच सबसे अलग था। उन्होंने हम लोगों से कहा कि उनका अंत अब एकदम नियर है, नजदीक है। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि उनके अंत में बस कुछ ही समय है, उनके जीवन का अंतिम अध्याय जो है अब कुछ ही समय में, कुछ ही घंटों में खत्म हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया था और इसीलिए वो किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। फिर क्या हुआ बेटा लोग, we protested but she ignored our protests. She lay peacefully in bed praying and telling her beads. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. तो क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने उनको मना किया। किस लिए मना किया? क्योंकि उन्होंने बोलचाल करने से बिल्कुल पूरी तरह से मना कर दिया था कि मैं बोलूँगी नहीं। इसी बात को उनको परिवार वालों ने मना किया, लेकिन उन्होंने हमारे सारे मना को इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो शांति से बेड पर पड़े रह करके प्रे करते रही और साथ ही साथ जो जपमाला था उसको जप करते रही। इसके पहले कि राइटर लोग और उसके फैमिली वाले लोग संदेह कर पाते, अचानक क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। उनके होंठ जो बड़बड़ा रहे थे प्रार्थना करने के लिए वो रुक गए और उनके हाथ से जो जपमाला था उनके निर्जीव फिंगर से गिर गया और उनके चेहरे पर एक पीसफुल, एक शांति से बड़ा पैलर मतलब कि चेहरा पे पीलापन जो भाव आ जाता है मरने के बाद से, उसको हम लोग पैलर कहते हैं। तो उनके मरने के बाद से एक शांति सा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया था और इस तरह से हम लोग समझ गए कि वो गुजर चुकी हैं। फिर क्या हुआ, we lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. After a few hours of mourning, we left her alone to make arrangements for her funeral
In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. We stopped halfway in the courtyard, all over the veranda and in her room, right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor, where there was no chirping. We felt sorry for the birds and my mother fetched some bread for them. फिर क्या हुआ? Excuse me. She broke into little crumbs the way my grandmother used to throw them into them. The sparrow took no notice of the bread. When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. Next morning, the sweeper swept the bread crumbs into the dustbin. तो क्या बोला जा रहा है? उसके बाद से हम लोगों ने उनको बिस्तर पर लिटाया और उसके बाद से क्या बोला जा रहा है कि जैसा कि कस्टम है, रीति रिवाज, कस्टम मतलब रीति रिवाज, कस्टमरी मतलब कि रीति रिवाज के अनुसार, तो क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों ने उनको बिस्तर से रीति रिवाज के अनुसार उतारा और उसके बाद से उनको जमीन पर रख दिया और उनके शरीर पर लाल रंग का श्राउड मीन्स कफन, उनके शरीर पर लाल रंग का हम लोगों ने कफन बिछा दिया। और कुछ घंटों बाद जब हम लोग बहुत रोना धोना हो गया, उसके बाद से हम सभी लोगों ने तैयारी करना शुरू कर दिया उनके अंतिम संस्कार का, मतलब अंतिम संस्कार। और शाम के समय में क्या हुआ, जब हम लोग रूम में जाने लगे, रूम में जाकर के हम लोग उनके लिए क्रूड स्ट्रेचर मतलब क्या, जो हम लोग एक लाश को ले जाने के लिए नहीं बनाते हैं लकड़ी का, तो उसको हम क्रूड स्ट्रेचर कहते हैं। तो क्रूड स्ट्रेचर हम लोगों ने बनाया ताकि उनको हम लोग दाह संस्कार कर सकें, क्रीमेटेड कर सकें। उसी समय सूर्य डूबते जा रहा था और उसी समय रूम में क्या हुआ कि वरांडा में जब सूर्य डूबने लगा था तो एक गोल्डन कलर का लाइट जो था पूरी रूम को प्रकाशमान कर दिया, पूरा चमका दिया, ब्लेज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वे लोग जब आधे ही दूरी पर अभी अपने आंगन पे गए थे तो क्या हुआ, उसी समय वरांडा में उन्होंने देखा उसके रूम में क्या हुआ कि जहाँ पे वो गुजरी थी उसी जगह पर जहाँ पर उनका बॉडी को लिपटा गया था लाल रंग के कफन से, हजारों हजार स्पैरो जो थे आकर के चारों तरफ फैल करके बैठ गए थे और वे सभी लोग कोई भी छूचा नहीं कर रहे थे, किसी तक आवाज़ मुझ नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा चिड़ियों को दुख था कि उनकी दादी जो थी गुजर गई थी। इसीलिए उनकी माँ जो थी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई चिड़िया करके, क्या किया कि उनकी माँ ने रोटी ले आया और ठीक उसी तरह से छोटे छोटे टुकड़े किए जिस तरह से उनकी दादी माँ यूज़ किया करती थी तोड़ने के लिए, और तोड़ करके उनकी तरफ फेंक दिया। लेकिन जो स्पैरो थी, जो गौरैया थी, उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दी उन रोटी के टुकड़े पर। और जब वे लोग उनको लेकर दादी के क्रॉप्स यानी लाश को ले जाने लगे, वे भी उड़ करके चुपचाप से शांति से चले गए। और अगले दिन स्वीपर जब यानी कि साफ सफाई करने वाला जो आया था वो साफ करके उन ब्रेड क्रम्स को, रोटी के छोटे टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। सो दैट्स ऑल द चैप्टर वी हैव। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। और इसका जल्द से जल्द आप लोग क्वेश्चन से लिख लेंगे, कोई कठिनाई होने पर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।